टाइम ट्रेवल को लेकर हमारे पास बहुत सी एंटरटेनिंग मूवीज और सीरीज हैं, जिन्हें देखकर हम क्यूरियस हो जाते हैं। बहुत सी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं और इवन कुछ प्रूवन थियरीज भी हैं। लेकिन टाइम मशीन को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट अभी इनिशियल स्टेज पर ही है। पर इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर स्टीवन हॉकिंग जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी डर जाते हैं। तो क्या है टाइम मशीन में ऐसा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि और स्वागत है आपका डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब भी हम मूवीज की बात करते हैं तो वहां पर होता यह है कि जो टाइम ट्रेवलर है वो एक टिपिकल टाइम मशीन के अंदर जाता है। टाइम मशीन स्टार्ट होती है और बस टाइम ट्रेवलर गायब हो जाता है और अगले ही पल वो ट्रेवलर कहीं पर भी रीअपीयर हो जाता है, कभी मैदानों में, कभी डायनासोर्स के पास और कभी अपने ही मम्मी पापा के लव एट फर्स्ट साइट देखने। गजब है, ये कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन इस चीज को हम एग्जैक्टली टाइम ट्रेवल ना कहकर टाइम टेलीपोर्टेशन कहें तो बेहतर होगा। और मूवीज में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीपोर्टेशन ही दिखाया जाता है। वैज्ञानिक नहीं मानते कि ये कॉन्सेप्ट हमारी असल दुनिया में काम करेगा, लेकिन टाइम ट्रेवल को कोई भी सिरे से खारिज भी नहीं करता। इवन हमारी फिजिक्स के लॉज भी टाइम ट्रेवल को अलाउ करते हैं। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें असली डेविल छिपा हुआ नजर आता है। सबसे पहले टाइम ट्रेवल को समझिए। बेसिकली टाइम ट्रेवल है क्या? एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उसे हम डिस्टेंस ट्रेवल कह देते हैं, क्योंकि हम स्पेशियल डायमेंशंस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। वहीं जब हम टाइम डायमेंशन में ट्रेवल करते हैं तो हम उसे टाइम ट्रेवल कहते हैं। और यकीन मानिए, हम सब टाइम ट्रेवल कर रहे हैं 1 सेकेंड पर सेकेंड की स्पीड से। और फिजिक्स ये कहती है कि ये स्पीड बदल भी सकती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायमेंशन में आपकी स्पीड डिपेंड करेगी कि आप स्पेस में कितना फास्ट मूव कर रहे हैं। स्पेस में आप जितना तेज मूव करेंगे, टाइम में आपकी स्पीड उतनी ही स्लो हो जाएगी। इसके अलावा आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी भी टाइम यानी कि समय को प्रभावित करती है। बहुत मैसिव बॉडीज के आसपास समय भी धीमा हो जाता है, जैसे किसी न्यूट्रॉन स्टार के पास, और इवन हमारी पृथ्वी के पास भी समय धीमा हो जाता है। हालांकि ये इफेक्ट मामूली होता है, लेकिन खाली स्पेस में जिस रफ्तार से समय दौड़ता है, किसी मैसिव बॉडी के आसपास ये रफ्तार जरूर उससे कहीं ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ब्लैक होल के किनारे पर खड़ा है जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, वहां पर उस व्यक्ति के कुछ घंटे यहाँ पृथ्वी पर बिताए गए हजारों सालों के बराबर हैं। और अगर वो इंसान वापस धरती पर आता है तो हम कह सकते हैं कि उसने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर लिया है। और ये एकदम रियल होगा, कोई साइंस फिक्शन नहीं, कोई पैराडॉक्स नहीं, एकदम रियल सिनेरियो, कंप्लीटली अनकंट्रोवर्शियल। पर समय में पीछे जाना हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। सिर्फ समस्याएं ही नहीं, बल्कि ये इतना डरावना भी हो सकता है कि कई वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट को सोचकर ही भयभीत हो गए थे। वैज्ञानिक जानते हैं कि समय में पीछे जाना कई पैराडॉक्सेस को जन्म देता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने कई ऐसे आइडियाज पर काम किया है जो समय में पीछे जाने को थ्योरेटिकली तो पॉसिबल बना ही देते हैं। सन 1920 में एक फिजिसिस्ट फेबियो कॉस्टा ने एक टाइम ट्रेवल सिनेरियो को सबके सामने पेश किया। उन्होंने एक बड़े सिलेंडर को इमेजिन किया जिससे होकर स्पेस और टाइम बह रहा था। स्पेस टाइम उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के आसपास ट्विस्ट हो रहा था। इसके कई दशकों बाद सन 1970 में ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों ने खोज निकाला, जिसे कहा गया क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स एक ऐसी हाइपोथेटिकल ट्रेजेक्ट्री है जिसमें अगर कोई ऑब्जर्वर समय में आगे चलता रहता है तो एक पॉइंट पर जाकर वो अपने आप को समय के उसी पड़ाव पर पाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, जिससे एक लूप बन जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे इलाके जरूर मौजूद हो सकते हैं। ग्रेविटी की वजह से स्पेस मुड़ जाता है, तो इंटेंस ग्रेविटी में ऐसी जगहों का निर्माण आसानी से हो सकता है। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स के आइडिया को जब अपने समय के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ा तो उन्हें ये आइडिया बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा
लेकिन इसी चीज ने बहुत से लोगों को इस आइडिया पर रिसर्च करने पर भी प्रोत्साहित किया। 1980 के बाद टाइम ट्रेवल को लेकर विज्ञान पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। इस दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विषय पर अपनी रिसर्च पब्लिश कर रहे थे और टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्सेस को सुलझाने का प्रयास भी निरंतर किया जा रहा था। फिर 1990 में एक नया ब्रेक थ्रू आया, जब एक रशियन फिजिसिस्ट आइगोर नोविकोव और अमेरिकन फिजिसिस्ट किप थ्रोन ने मिलकर क्लोज टाइम लाइक कर्व्स पर एक डेडिकेटेड आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें उन्होंने एक टाइम मशीन बनाने का आइडिया सामने रखा और ये भी बताया कि आखिर ये मशीन काम कैसे करेगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने यहाँ टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक प्रॉब्लम को भी इन्वेस्टिगेट किया। मान लीजिए कि आपने टाइम मशीन में एक टाइम बॉम्ब को रखा, उसने टाइम ट्रेवल किया और खुद के ही 2 मिनट पुराने पास्ट से टकराकर एक्सप्लोड हो गया। अब ऐसे में जिस बॉम्ब ने टाइम ट्रेवल किया है वो असल में 2 मिनट पहले ही एक्सप्लोड हो चुका है। तो आपने टाइम मशीन में किस बॉम्ब को रखा था, वो क्या था? ये तो एक पैराडॉक्स है। धीरे धीरे जब वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल पर और काम करने लगे तो ऐसे ही बहुत से पैराडॉक्सेस उनके सामने आने लगे जो उनकी टाइम ट्रेवल मशीन के आइडिया को हमेशा फेल कर रहे थे। और धीरे धीरे इस टॉपिक से वैज्ञानिकों की रुचि कम होती गई। बेशक टाइम ट्रेवल मशीन्स एक क्यूरियस आइडिया है, इसमें पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन जब भी कोई इसकी डिटेल में जाने की कोशिश करता है तो उसके सामने ये पैराडॉक्सेस पहाड़ बनकर सामने आ जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रेवल के लिए नेगेटिव मास चाहिए और मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग सीधा सीधा हमें नेगेटिव एनर्जी ही चाहिए, क्योंकि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हालांकि आज तक भी किसी को नेगेटिव मास नहीं मिला है, तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइम ट्रेवल जरूर किसी एग्जॉटिक मैटर पर डिपेंड करता होगा, क्योंकि नॉर्मल मैटर में नेगेटिव मास कहीं पर भी नहीं मिला है। कई वैज्ञानिक एग्री हुए वर्म होल्स पर। वर्म होल जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की एक और भविष्यवाणी है, जिसमें स्पेस टाइम की एक टनल कॉस्मोस के पॉइंट्स को कनेक्ट कर देती है, लेकिन बिना नेगेटिव मास के ग्रेविटी इस टनल को कोलैप्स कर देती है। तो वर्म होल्स के दरवाजों को खोले रखने के लिए हमें नेगेटिव मास की अनलिमिटेड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। हालांकि नेगेटिव मास का कोई भी नॉर्मल मैटर हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स में नेगेटिव एनर्जी को तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें वहां पर सफलता भी मिल जाए, लेकिन हमारी जरूरतें उससे पूरी नहीं होंगी। वर्म होल कुछ इस तरह से काम करेगा कि उसका एक सिरा तो पास्ट में होगा और दूसरा फ्यूचर में। इसके एक सिरे पर समय को स्लो करने के लिए इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे कि कोई ब्लैक होल रहेगा और दूसरा एंड फ्री स्पेस में। तो इस तरह से हम टाइम ट्रेवल को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मास की प्रॉब्लम हमेशा हमारे सामने आ जाती है। लेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की माने तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि टाइम ट्रेवल मशीन्स कैसे बनाई जाएं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करना संभव ही नहीं है। कुछ तो है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक स्केल पर है या फिर कॉस्मिक स्केल पर, कोई है जो हमारे गुजरे हुए कल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी आधार पर उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्चर को प्रपोज किया। उनका कहना था कि ऐसा लगता है जैसे कोई एजेंसी है जो क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स को बनने से रोकती है, जिससे यूनिवर्स हमेशा हिस्टोरियंस से सेफ रहता है। ये बातें स्टीफन हॉकिंग ने 1992 में एक पेपर में लिखी थी। टाइम ट्रेवल में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स काफी फेमस है, लेकिन टाइम ट्रेवल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कुछ यूं है कि मान लीजिए कि बिग बॉस टाइम ट्रेवल करता है और अपने ग्रैंडफादर के बचपन में चला जाता है। वहां पर एक बहस में वो अपने ग्रैंडफादर को मार देता है। अब पैराडॉक्स ये है कि जब बिग बॉस के दादाजी ही बचपन में गुजर गए तो बिग बॉस के पापा कहां से आएंगे, और जब उसके पापा ही नहीं आ सकते तो बिग बॉस कहां से पैदा हो गया, और जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो वो दादाजी को कैसे मार सकता है। तो बिग बॉस की ये कहानी यहाँ पर बिना सिर पैर के बन जाती है और इसी को हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। लेकिन MIT के फिलोसोफर ऑगस्टिन रेयो को जो विचार आया वो इससे कहीं ज्यादा डरावना है। उनका कहना है कि टाइम ट्रेवल सिर्फ पैराडॉक्सेस, कॉज़ैलिटी और क्रोनोलॉजी पर ही सवाल खड़े नहीं करता। एक और चीज है जिसे ये पूरी तरह से तबाह कर देता है।
जिससे शायद हम इंसानों की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, और वो चीज है फ्री विल। मान लो अगर आप टाइम में वापस जाना चाहते हो तो विज्ञान आपको नहीं रोकेगा, लेकिन वहां जाकर आप अपने दादाजी को नहीं मार पाओगे और ना किसी अपने को जिंदा कर पाओगे। लेकिन आखिर क्यों? मान लो अगर बिग बॉस का मन है अपने दादाजी को मारने का बचपन में ही, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो वहां पर उसे रोक देगा? और अगर हमें कोई रोक रहा है तो क्या हम फ्री हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि टाइम लाइन्स डिफरेंट होती हैं। हर इवेंट के साथ टाइम लाइन्स बट जाती हैं। पास्ट इज पास्ट, इसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे कई सॉल्यूशंस आ सकते हैं, लेकिन नेचर सिर्फ टाइम को लेकर इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है? बाकी डायमेंशंस के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। कुछ हायर डायमेंशंस हैं जो ना तो हमें दिखाई देती हैं और ना हम उन्हें एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन टाइम डायमेंशन बिल्कुल अलग है। क्या हम टाइम डायमेंशन को अभी तक समझ नहीं पाए हैं? ये हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस पर भी सवाल खड़े करता है। क्या समय को हमारे यूनिवर्स की बाकी डायमेंशन से बिल्कुल अलग तरह से काम करने के लिए बनाया गया है? अगर टाइम इतना ही कॉम्प्लेक्स है तो इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? हम जरूर समय में यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हमें समय को बहुत अच्छे से समझना होगा। लेकिन उससे पहले तक टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन्स तो क्या, खुद टाइम ही हमारे लिए बहुत बड़ा रहस्य बना रहेगा। आप रस्सी पर चलने वाले एक कलाबाज की परिकल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आखिर ये कैसे सिर्फ एक सीधी रेखा में आगे या पीछे ही बढ़ सकता है। इसके पास दाएं या बाएं जाने का कोई विकल्प नहीं होता। इस तरह की मूवमेंट को सिंगल एक्सियल मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है, और ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 1D फिगर्स महज इंसानी दिमाग की उपज हैं। इनका अधिकतर प्रैक्टिकल यूज न होकर एक बेहद अहम हाइपोथेटिकल यूज है। तो आइए अब बढ़ते हैं आयामों की दूसरी कड़ी, सेकंड डायमेंशन की ओर। वेल, इस केस में चीजें 1D की अपेक्षा काफी प्रैक्टिकल लगती हैं। यहाँ हम एक नहीं बल्कि दो अलग अलग प्लेन्स में मूव कर सकते हैं। यहाँ लीनियर मोशन के साथ ही लेफ्ट और राइट भी मूव किया जा सकता है। इस डायमेंशन में यूजुअली हमारी शुरुआती इमेजिनेशंस एक्ट करती हैं, यानी जब हम इस दुनिया को सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग इन्हीं डायमेंशंस के नज़ारे देख रहा होता है। और फिर आती है थर्ड डायमेंशन, जो हम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल और अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज इन्हीं डायमेंशंस में हम रहते हैं। जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो भी इसी आयाम में सूर्य के चक्कर काटता है। और तो और जिन भी सितारों और आकाश गंगाओं का हम अध्ययन आज तक कर पाए हैं, वे सभी इसी डायमेंशंस में फिट बैठती हैं। इतने तक तो सब कुछ ठीक था, मगर इसके बाद आता है एक बिल्कुल अनजान कॉन्सेप्ट, जिसे हम 4D यानी फोर्थ डायमेंशन के नाम से जानते हैं। ये डायमेंशन बेहद इंटरेस्टिंग बट कॉम्प्लेक्स है। इसे कॉमनली टाइम डायमेंशन के नाम से भी जाना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यही वो आयाम है जिसमें वक्त यानी कि टाइम आगे बढ़ता है। फोर्थ डायमेंशन हमारे लिए इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसकी मौजूदगी से ही वक्त का अस्तित्व है। अगर फोर्थ डायमेंशन नहीं होगा तो सब कुछ रुक सा जाएगा और इस कायनात में वक्त का पहिया एक ही जगह पर अटक कर रह जाएगा। इस डायमेंशन की एक खास बात ये भी है कि ये एक लॉक्ड लीनियर मोशन शो करती है, यानी ये केवल आगे ही बढ़ता रहता है। इसमें पीछे जाना प्रैक्टिकली तो मुमकिन नहीं है। हालांकि इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर आ रहे ग्रेविटेशनल वेरिएशंस को स्टडी करते रहते हैं। खासकर ब्लैक होल्स जैसे मैसिव एग्जॉस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हमें इस कॉन्सेप्ट के और भीतर झांकने में मदद करते हैं। और जब बात आती है ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक होल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स जरूर पढ़ें। सो नाउ इट्स टाइम फॉर फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन इंसानी समझ और पहुंच से पूरी तरह बाहर है, क्योंकि ये क्वांटम फैक्टर में एग्जिस्ट करता है, जिस कारण से इसमें पहुंचना तो दूर, इसे ऑब्जर्व करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। ऑब्वियसली ये डायमेंशन इमेजिनरी है, इसमें सब कुछ बेहद रहस्यमयी और तिलिस्मी होता है, या फिर यूं कहें कि यहाँ सब कुछ मुमकिन है। हमारी आम दुनिया में जब कभी पेड़ से सेब झड़ता है तो वो नीचे ही गिरता है, मगर इस अनजान दुनिया में सेब ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फिफ्थ डायमेंशन में टाइम भी अपनी लिमिटेशंस ब्रेक कर देता है, और अगर कोई इंसान यहाँ इस डायमेंशन में पहुँचने में कामयाब हो गया तो वो जैसे मर्जी टाइम के साथ खेल सकता है। वो वक्त में जितना चाहे उतना आगे या पीछे जा सकता है।
या फिर वक्त को थामकर कुछ भी रोक सकता है। टेलीपोर्टेशन या एक ही इंसान एक ही वक्त पर बहुत सी जगहों पर मौजूद होना जैसे सभी कॉन्सेप्ट इसी डायमेंशन से निकल कर आए हैं। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं सिक्स्थ डायमेंशन का, जो पूरी तरह से पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की थ्योरीज पर आधारित है। इस डायमेंशन में रहते हुए एक ही इंसान कई अलग अलग जिंदगियों को ढेर सारे तरीकों से जी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस दुनिया में एक साइंटिस्ट हैं तो एक दूसरी आइडेंटिकल दुनिया में क्या पता एक पायलट हो। अगर आप किसी दुनिया में अपने घर तक जाने के लिए स्ट्रीट ए चुनते हैं तो न जाने किसी और दुनिया में आप अपने घर स्ट्रीट बी से जा रहे हों। यहाँ आते आते बातें काफी कॉम्प्लेक्स और सर चकरा देने वाली बन जाती हैं। मगर यहाँ एक मजे की बात ये सामने आती है कि इन सभी केसेस में जितने भी यूनिवर्सेस मौजूद होंगे उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा और वो है बिग बैंग। इन सभी कंडीशंस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन शो नहीं होगा। जैसा हर एक सेपरेट यूनिवर्स में आप एक्ट करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली इस ब्रह्मांड में ही आपके सैकड़ों या हजारों रूप हो सकते हैं, जिसमें किसी एक जीवन में क्या पता आप अत्यंत सफल हों तो किसी में आप एक नाकाम इंसान। तो आइए अब इससे भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेवंथ डायमेंशन को। सेवंथ डायमेंशन कुछ खास नहीं बल्कि सिक्स्थ डायमेंशन की ही हाइपोथेटिकल कंटिन्यूएशन है। यानी कि जिस तरह सिक्स्थ डायमेंशन में बहुत से यूनिवर्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी आपके ढेरों वर्जन्स होंगे, बट फर्क सिर्फ इतना है कि इस जगत में सब कुछ इंटरलिंक्ड और रिलेटेबल होगा। आपके सभी वेरिएंट्स की चाल एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी और लगभग सभी के हश्र एक समान ही होंगे। इस डायमेंशन की एक और अनूठी बात है इसका पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होना, क्योंकि यहाँ किसी भी व्यक्ति के डिफरेंट वेरिएंट्स की संख्या इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत हो सकती है। और यहाँ पर हर यूनिवर्स का स्टार्ट पॉइंट एक समान भी नहीं होगा। हर यूनिवर्स के जन्म लेने और मरने के तरीके में भी फर्क होगा। इन शॉर्ट, यहाँ सब कुछ जुड़ा होकर भी बेहद अलग थलग पड़ा होगा। मगर जब बात 8वें डायमेंशन की आएगी तो वो इन सब से भी बेहद अलग होगा। यहाँ सभी चीजें इन एग्जिस्टेंट फैक्टर में होंगी जो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होंगी, क्योंकि हम इंसान तो क्या इस कायनात का कोई भी प्राणी उन्हें छू या महसूस नहीं कर पाएगा। असल मायनों में उस डायमेंशन में मौजूद ऑब्जेक्ट्स का हमारे वर्ल्ड से कोई सरोकार नहीं रहेगा। वहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज तो होंगी, मगर फिर भी वहाँ कोई फिजिकल चीज मौजूद नहीं होगी। वहाँ अगर कुछ होगा तो महज खालीपन, मगर वो खालीपन भी कम रहस्यों को समेटे हुए नहीं है। उस खालीपन में कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ समाहित होगा। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एक डिजिटल वर्ल्ड या फिर कुछ आज के मेटावर्स से रिलेट कर सकते हैं, मगर इसकी पूरी हकीकत तो आज भी इंसानी दिमाग से कोसों दूर है। मगर जब बात 9वें डायमेंशन की आएगी तो वहाँ इतना खालीपन नहीं होगा। यहाँ हमारी आज की सोच से जुड़े हुए वो सभी प्राणी ब्रह्मांड में रहेंगे जिन्हें हम इमेजिन करते आए हैं। इस मल्टीपल सिविलाइजेशन वाले यूनिवर्स में हर किसी की अपनी एक यूनिक जगह होगी, मगर सबकी एक साथ मौजूदगी के बावजूद भी हमें इन अनजान सभ्यताओं के अस्तित्व का जरा भी आभास नहीं होगा। इस दुनिया में सभी सिस्टम्स अपने अकॉर्डिंग अपने साइकिल में चल रहे होंगे, मगर वो सब चीजें हमारी नॉलेज में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि ना तो हमारा वहां तक पहुंचना कभी मुमकिन हो पाएगा और ना ही इन सिस्टम्स की फिजिक्स हमारी समझ से मेल खाती होगी। इससे आगे आने वाले 10th डायमेंशन का तो फिलहाल सोचना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि सभी हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज 9th डायमेंशन के साथ ही खत्म हो जाती हैं। मगर फिर भी जब विचारकों ने इस दिशा में अध्ययन किया तो ये पता चला कि जो प्राणी इस लोक में पहुंच जाएगा उसे भगवान या भूत दोनों में से किसी एक का दर्जा तो देना होगा, क्योंकि वहाँ ह्यूमंस नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस रहेंगे, जिनके पास वो सभी पावर्स होंगी जो आज तक हमने केवल साई-फाई फिल्म्स में ही देखी हैं। यहाँ पॉसिबिलिटीज नाम का शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली सब कुछ हो सकता है, लिटरली कुछ भी। और फाइनली अब बारी आती है आखिरी डायमेंशन 11th डायमेंशन के राज से पर्दा उठाने की। वेल यूं तो 4D के बाद आने वाली सभी डायमेंशंस महज दिमाग के उपज के समान है, मगर फिर भी 11वें डायमेंशन पर हाइपोथेसिस दे पाना काफी मुश्किल था। मगर फिर भी हमें मिली जानकारी के अनुसार 11th डायमेंशन वाले यूनिवर्स में वो सभी चीजें पॉसिबल हैं जो आप सोच सकते हैं या फिर नहीं भी। वहाँ आप चाहे तो सुपरमैन बनकर ऊंची ऊंची इमारतों से छलांग लगा सकते हैं, चाहे तो डोरेमोन की कभी न भरने वाली पॉकेट ला सकते हैं, या फिर बाहुबली की तरह सुपर नेचुरल पावर्स के साथ हजारों किलो के शिवलिंग को भी उठा सकते हैं,
यही कारण है कि इसी थ्योरी को ह्यूमन इमेजिनेशन का एंड करार दिया गया है और यहीं एक्चुअल डायमेंशंस का असर खत्म होता है। लेकिन पिछली कुछ सदियों से विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि आज हमारी रोजाना की जिंदगी में टेक्नोलॉजी एक अहम हिस्सा बन गई है। लेकिन कभी वो समय भी था जब हम इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लोग हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का श्रेय भगवान को दिया करते थे। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आंधी, तूफान, बीमारियां, इन सब को दैवीय शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सब चीजें बदली हैं और इंसानों ने धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू किया है। ऐसा कभी नहीं था कि किसी बड़े वैज्ञानिक ने आकर सब चीजों को एकदम से बदल कर रख दिया, बल्कि वो भी वही धार्मिक लोग ही थे जो बस कुछ अलग ढंग से सोचते थे। प्रकृति को देखने का उनका नजरिया लोगों से थोड़ा अलग था। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिग बैंग थियरी के फादर कहे जाने वाले जॉर्ज लेमेट्रे कोई और नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट थे। भारत में भी ऐसे ही अनेकों वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने धार्मिक होते हुए भी अपनी अलग सोच के चलते विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर किसी एक का नाम लेना शायद दूसरे के साथ अन्याय होगा, क्योंकि सभी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसके सिर्फ एक सवाल ने न्यूटन तक को डरा दिया था। और फिर हमें पता चला कि न्यूटन भी भगवान को मानते थे और भगवान के बारे में उनके विचार क्या थे। उस इंसान के ये सवाल न्यूटन की थियरीज पर किसी तलवार की तरह लटक रहे थे, जिसे बाद में कहा गया बेंटलीज पैराडॉक्स। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 500 साल पीछे, जब कोई विरला ही इस ब्रह्मांड के बारे में जानता था। खैर, ब्रह्मांड को तो छोड़ ही दीजिए, तब हमें शनि ग्रह तक जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में जानकारी थी। इवन तब हम नेचर में एग्जिस्ट करने वाली 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी नहीं जानते थे। बहुत से लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है और हर चीज अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। हालांकि कुछ लोग आज भी हैं जो फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट को ही सच मानते हैं, अब पता नहीं क्यों। खैर, वापस चलें 500 साल पीछे तो लोग कॉमेट्स को बहुत बुरा मानते थे, एक बुरा पैगाम जो राजा की मौत का संदेश होता था। इसके अलावा यूनिवर्स को स्टैटिक माना जाता था, जहां पर तारे किसी ट्रांसपेरेंट गुंबद पर जड़े हुए हैं, और प्लैनेट्स के बारे में भी उस समय लोगों की यही राय थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अनेकों ऐसे दार्शनिक आए जिन्होंने दुनिया को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कुदरत के काम करने के तरीके को समझने का प्रयास किया, जैसे एक सेब आखिर जमीन पर ही क्यों गिरता है, और जब सेब गिरता है तो भला चांद और तारे क्यों नहीं गिरते। और इन 2 सवालों ने इतिहास बदल कर रख दिया। जिस इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर के मन में ये 2 सवाल आए थे, आगे चलकर उसी के आधार पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डेवलप की जाती है। और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, न्यूटन। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि न्यूटन सिर्फ ग्रेविटी तक ही सीमित थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेविटी के अलावा न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ कूलिंग, एस्ट्रोनॉमी में न्यूटन्स टेलीस्कोप, फोटोमेट्री में स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और मैथमेटिक्स में न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके बिना एडवांस मैथमेटिक्स की कल्पना ही नहीं की जा सकती। खैर, कैलकुलस के डेवलपमेंट की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। वो समय था सन 1682 का, और उन दिनों में हेलीज कॉमेट लंदन शहर के ऊपर से होकर गुजर रहा था। लोग इस कॉमेट को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आखिर ये अजूबा आया कहां से है। वहीं कुछ लोग इस कॉमेट को देखकर डर रहे थे। उन्हें लगता था कि ये जरूर कुछ अशुभ संकेत है, कुछ बुरा होने वाला है। और इन्हीं मिले जुले लोगों में रहता था एक अमीर आदमी जिसका नाम था एडमंड हैली। हालांकि एक बात यहाँ पर क्लियर करनी होगी कि उस समय उस कॉमेट का नाम हेलीज कॉमेट नहीं था, लेकिन बाद में इसी इंसान के नाम पर इस कॉमेट का नामकरण किया गया। तो एडमंड हैली भी इस अनजान कॉमेट को देखकर हैरान थे। वो उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक न्यूटन के पास गए कि आखिर वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं। न्यूटन ने उन्हें बताया कि वो इस ऑब्जेक्ट को खुद पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपने टेलीस्कोप से वो इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट एक एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, जो कि उनकी थियरी ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक ही है। ये सुनकर हैली पूरी तरह से चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तो इस पर न्यूटन कहते हैं
कि उन्होंने ये सब कैलकुलेट किया है। हेली न्यूटन के काम से काफी प्रभावित हो जाते हैं और वो न्यूटन को इस नई थियरी को पब्लिश करने के लिए पेमेंट करने का ऑफर करते हैं। और फाइनली 1687 में न्यूटन ने अपने सबसे महानतम कार्य को दुनिया के सामने पेश किया। फिलोसोफिया नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका यानी कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी के नाम से। और न्यूटन के इस काम ने विज्ञान और गणित को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। न्यूटन के इस काम की खूबसूरती ये थी कि सिर्फ कुछ इक्वेशंस के माध्यम से ही हम दूर दूर तक मौजूद किसी भी प्लैनेट के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते थे। केपलर्स लॉ और न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ ने सेलेस्टियल मैकेनिक्स की हमारी समझ को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। ये कुछ इक्वेशंस ये साबित कर रही थी कि जो लॉज धरती पर ऑब्जेक्ट्स के मोशन को गवर्न करती हैं, सेम वही लॉज इस पूरे यूनिवर्स को भी चला रहे हैं। यानी कि न्यूटन ने इस यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया था। यहाँ से न्यूटन साइंटिफिक कम्युनिटी में और ज्यादा चर्चा में आ गए थे। लेकिन ये बात भी सच है कि हर कोई न्यूटन की थियरी से सहमत नहीं था और कहीं न कहीं न्यूटन को भी लग रहा था कि उनकी थियरी किसी बहुत बड़े विरोधाभास को जन्म दे रही है। और कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले न्यूटन की थियरी को चुनौती दी एक थियोलॉजियन रिचर्ड बेंटली ने। उन्होंने न्यूटन को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने न्यूटन से सिर्फ एक ही सवाल पूछा था और उस सिंपल से क्वेश्चन ने न्यूटन तक को डरा दिया था। न्यूटन को अपनी थियरी के फेल होने का डर लगने लगा था। ये बात है सन 1692 की। न्यूटन की थियरी के पब्लिश होने के कुछ 5 साल बाद न्यूटन को लिखे एक पत्र में बेंटली पूछते हैं कि अगर ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है तो सभी तारे एक दूसरे से टकरा जाने चाहिए और यूनिवर्स एक पॉइंट पर कोलैप्स हो जाना चाहिए। और वहीं पर बेंटली ने यह भी पॉइंट आउट किया कि अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके लेफ्ट और राइट से लगने वाला फोर्स भी इनफाइनाइट होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो तारे उस फोर्स की वजह से बिखर कर टूट जाने चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो न्यूटन की थियरी आखिर साबित क्या करती है? न्यूटन ये पढ़कर स्तब्ध रह गए। उन्होंने भी सोचा कि अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो ग्रेविटी की वजह से सभी तारे आपस में मिल जाने चाहिए और अगर इनफाइनाइट है तो हर तारा टूटकर बिखर जाना चाहिए। ये दोनों ही केसेस इस यूनिवर्स के अंत की ओर ही इशारा कर रहे थे। लेकिन उसमें न्यूटन को अपनी थियरी का अंत भी दिखने लगा था, जिसे आए अभी बस कुछ साल ही हुए थे। न्यूटन को अब अपनी थियरी को डिफेंड करना था और न्यूटन को इस पैराडॉक्स से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। न्यूटन बेंटली को उत्तर देते हुए लिखते हैं कि वो मानते हैं कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है और साथ ही यूनिफॉर्म भी, जिससे होगा ये कि जो भी स्टार या बॉडी लेफ्ट और राइट से फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो फोर्स सेम अमाउंट में होगी और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी, जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स स्टेबल रह पाता है। तो कुछ इस तरह से न्यूटन ने अपनी थियरी को बचाने का प्रयास किया। लेकिन न्यूटन भी ये जानते थे कि उनका ये प्रयास थियरी को और भी ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। वो ये जानते थे कि उन्होंने यूनिवर्स को ताश के पत्तों से बने घर जैसा बना दिया है, जिसमें अगर थोड़ा सा भी फोर्स इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा घर ढह जाएगा। यही हाल न्यूटन के एज्यूम किए हुए यूनिवर्स का था, जिसमें दोनों फोर्सेस का बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो तबाही आ जाएगी, पूरा का पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। पर यूनिवर्स तो बहुत समय से ऐसा ही है। उनके पूर्वजों ने भी यूनिवर्स को ऐसा ही देखा था। तो फिर वो कौन सी पावर थी जो इस यूनिवर्स को कोलैप्स होने से रोक रही थी? वो कौन सी पावर थी जो न्यूटन द्वारा बताई गई फोर्सेस को बैलेंस कर रही थी? तो इसके उत्तर में न्यूटन ने जिक्र किया एक डिवाइन पावर का, यानी कि एक दैवीय शक्ति का, जो ताश के पत्तों के घर जैसे हमारे ब्रह्मांड को बचा रही है। वो शक्ति लगातार काम कर रही है और हमारे सूर्य और बाकी तारों को आपस में टकराने से रोक देती है। दरअसल न्यूटन यहाँ पर ये मानते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी घड़ी की तरह है, जिसे सबसे शुरुआत में गॉड या किसी भगवान द्वारा चलाया गया था और उसके बाद से ये अपने आप चल रही है, जिसे लॉज ऑफ मोशन और दूसरे कुदरती नियम चला रही हैं, बिना किसी भगवान की सहायता से। लेकिन कभी कभी समय आता है कि जब उस घड़ी को सही समय पर लाने के लिए या ठीक करने के लिए भगवान को बीच में आना ही पड़ता है, ताकि घड़ी सही से चलती रहे। और इसी तरह हमारा यूनिवर्स भी है। न्यूटन का यहाँ पर कहना था कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ग्रेविटी की वजह से तारे आपस में कोलैप्स होने लगे और यूनिवर्स कोलैप्स होने की कगार पर आ जाए, तो वहाँ पर गॉड या भगवान या फिर न्यूटन की वो डिवाइन पावर दखल देती है और इस ब्रह्मांड को
संतुलित कर देती है। तो इस तरह से न्यूटन ने बेंटली पैराडॉक्स को तो हल कर दिया कि भगवान इस यूनिवर्स को समय आने पर बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ा। वहीं बेंटली पैराडॉक्स हमारे यूनिवर्स की एक सिचुएशन जिसे बिग क्रंच कहा जाता है उसे एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूटन ने यहाँ पर अपनी थियरी को बचाने के लिए किसी डिवाइन पावर या गॉड का सहारा क्यों लिया होगा? क्या वो गॉड में मानते थे इसलिए, या फिर वो भगवान के नाम पर लोगों को मैनिपुलेट करके बस अपनी थियरी को बचाना चाहते थे? आपको क्या लगता है? और हाँ, यहाँ पर मॉडर्न साइंस ने बेंटली पैराडॉक्स को तो सुलझा लिया है। आज हम जानते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काफी सारी फोर्सेस काम करती हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी। इसके अलावा ग्रेविटी का भी अपना एक दायरा होता है, लेकिन उस समय हमने इस ब्रह्मांड को जानना शुरू ही किया था और ये जानकारी हमारे पास उस वक्त नहीं थी। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि विज्ञान और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग महत्व है, इसलिए ये एक मयान में दो तलवारों वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल विज्ञान को मान सकता है और एक विज्ञान को मानने वाला बिल्कुल धार्मिक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।